अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी बच्चे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इसके 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए थे। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 13.4। इसमें देखें कि आपका क्वेश्चन है व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। कि रेजिस्टेंस का कंडक्टर का राइज टेम्परेचर के साथ मतलब टेम्परेचर के साथ राइज क्यों होता है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज राइज अप होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस की भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे इसकी रीज़न ये है कि एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइज, जैसे ही कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम इन द लेटेस्ट इंक्रीज एंड हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कोलिजन विथ फ्री इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज। जैसे ही टेम्परेचर कंडक्टर का बच्चे इंक्रीज होगा बढ़ जाएगा तो जो एटम्स के एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है एटम्स की लेटेस्ट में वो भी इंक्रीज कर जाएगी। इस तरह से जो इम्कान है फ्री इलेक्ट्रॉन का कोलिजन का, फ्री इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे के साथ टकराते हैं वो जो है वो इम्कान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब किसी भी कंडक्टर में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एटम का इंक्रीज कर जाएगा लेटेस्ट में, और इसके साथ ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना वो एटम में जो मौजूद होते हैं वो एक दूसरे के साथ टकराना स्टार्ट कर देंगे, उनकी कोलिजन ज़्यादा हो जाएगी, वो इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से वी कैन से दैट द एटम देन ऑफर अ बिगर टारगेट। ठीक है, फिर एटम देन ऑफर करेगा एक बिगर टारगेट को, क्योंकि कोलिजन क्रॉस सेक्शन ऑफ एटम इंक्रीज विद टेम्परेचर। क्योंकि जो कोलिजन क्रॉस सेक्शन एटम का वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ कर जाता है। जैसे जैसे बच्चे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो कोलिजन जो है जो टकराव की शरह है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, सो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज। इस वजह से जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। रेजिस्टेंस मीन मज़ाहमत होती है। ठीक है, तो जब कोलिजन एटम के टकराव जो है एक दूसरे के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन का कोलिजन इंक्रीज़ कर जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जब वो टकराएंगे एक दूसरे के साथ तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस मीन मज़ाहमत जो है कंडक्टर की वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी, और जिसकी वजह से करंट को फ़्लो करने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे बहुत ज़्यादा, दूसरा जो रेजिस्टेंस कंडक्टर की इंक्रीज़ कर जाएगी जिसकी वजह से जो है करंट इजीली फ़्लो नहीं कर सकेगा। दैट्स वाई रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है बच्चे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है 13.5। What are the difficulties in testing whether the filament of a light bulb obey Ohm law? कि हमें क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है कि जो फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब के वो बे करता है ओहम लॉ को। द मेन डिफ़िकल्टी, इसका आंसर ये है बच्चे, जो मेन डिफ़िकल्टी मतलब जो मेन हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट विद इंक्रीज इन करंट। जैसे ही हम करंट बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर जो है फिलामेंट का वो इंक्रीज़ कर जाएगा, वो भी राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह ये है कि व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द फिलामेंट इज़ स्मॉल, अगर करंट फिलामेंट में से पास आउट हो रहा है वो कम है, देन द एनर्जी डेसिपेटेड इन इज़ आल्सो वेरी स्मॉल, तो जो एनर्जी जो वेस्ट हो रही है वो भी स्मॉल होगी। ठीक है, अगर करंट जो पास आउट हो रहा है फिलामेंट में से वो स्मॉल होगा तो जो एनर्जी का वेस्ट हो रहा है वो भी कम होगा। सो द टेम्परेचर एंड हैंस रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरह से बच्चे जो टेम्परेचर होगा और रेजिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है बच्चे, तो दोनों अगर टेम्परेचर और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेंगे तो ओहम लॉ को ये ओबे करेंगे। ठीक है, अगर टेम्परेचर और रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी तो ये ओहम लॉ को ओबे करेंगे। एज द करंट इज़ फर्दर इंक्रीज, अगर हम करंट को बच्चे मज़ीद अगर इंक्रीज़ करते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट कॉन्टीन्यूस टू इंक्रीज़, जो फिलामेंट का रेजिस्टेंस है वो भी को मुसलसल इंक्रीज़ करेगा ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने के वजह से जो रेजिस्टेंस है फिलामेंट का वो भी कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होगा। ठीक है, सो ओहम लॉ इज़ नॉट ओबे एज ओहम लॉ को वो ओबे नहीं करेगा। देखिए ये हमारे पास हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है वी और आई के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ तक तो वो ओबे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ये देखिए ये फॉर्म बेंडिंग फॉर्म में, तो ये देखिए इस तरह से जाना इसको इस फॉर्म में चाहिए लेकिन ये बेंडिंग फॉर्म में आ जाता है।
तो ये शो कर रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होगा ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर की वजह से। सो ओहम लॉ इज़ नॉट ओबे, जैसे कि फिग में आपको दो दिखाया हुआ है, तो ओहम लॉ ओबे नहीं होता है इसमें। ठीक है बच्चे, तो ये डिफ़िकल्टी उनका हमें पेश आती है इफ़ वी राइज इज़ द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट विद इंक्रीज इन करंट। ठीक है, अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट देखें 13.6 में हमारे पास प्रॉब्लम टाइप शॉर्ट क्वेश्चन है, इज़ द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन अ 500 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब देन इन 100 वाट बल्ब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास डाटा है, P1 हमारे पास है 500 वाट, V1 की वैल्यू 220 है, R1 हमने फाइंड आउट करना है। जबकि सेकंड में देखें बच्चे कि हमारे पास P2 की वैल्यू है 100, जबकि V2 220 है। यहाँ पे दोनों V1 की और V2 की वैल्यू सेम है, P1 500 है और P2 100 है। यहाँ पे हमने R1 फाइंड आउट करने थे, हमने R2 फाइंड आउट करना है। ये मैं दोनों चीज़ें बच्चे आपको साथ साथ इसलिए बताएं ताकि आपको इन दोनों में डिफरेंस नज़र आए कि डिफरेंस क्या है। जस्ट हमारे पास यहाँ पावर की वैल्यू चेंज है, फार्मूला सेम है। देखें P1 इज़ इक्वल टू V1 का स्क्वायर बाय R1 और यहाँ पे P2 इज़ इक्वल टू V2 का स्क्वायर बाय R2। ठीक है, 1 है तो 1 कर देंगे इधर, और 2 है तो 2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो रेजिस्टेंस हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। ठीक है, R1 हमारे पास इधर आ गया, जबकि P1 हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आ जाता है। जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है उसको हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, और जो नॉन वैल्यूज़ हैं जिनकी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है उनको हम राइट साइड पे ला के उनकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास देखिए V1 की वैल्यू 220 है, वो हमने पुट कर दी, V1 स्क्वायर है तो 220 का स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे हम P1 की वैल्यू 500 पुट करेंगे, पुट कर दी। अब देखिए उनको सॉर्ट आउट करके हमारे पास R1 की वैल्यू हो जाती है 96.8 ओहम। ठीक है, अब सेकंड में देखिए बच्चे हमारे पास हमने R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इधर आ गया, जबकि P2 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है जिसकी वैल्यू हमें मालूम है। R2 अननोन है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। R2 हमने फाइंड आउट करना है, तो देखें V2 की वैल्यू 220 है, वो हमने पुट कर दी, 220 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि V2 का स्क्वायर है। P2 की वैल्यू 100 हमने पुट कर दी। अब इसको अगर हम सॉर्ट आउट करें तो देखिए हमारे पास R2 की वैल्यू 484 ओम आ जाती है। तो दोनों में डिफरेंस देखें कि जब हमारे पास 100 वाट का अगर हमारे पास बल्ब होगा, लाइट बल्ब होगा, है वो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, ये देखिए R2 की वैल्यू 484 है और इसकी जो पावर है हमारे पास लाइट बल्ब की वैल्यू वो 100 वाट है, तो इसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है, 484 है। जबकि इसमें R1 की वैल्यू 96.8 कम है ना 484 से। देखें तो यहाँ पे हमने जो पावर हमने यूज़ करे वो 500 वाट का लाइट बल्ब यूज़ कर रहे हैं, तो वो वहाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है। इट्स मीन इसका रिजल्ट क्या निकला, सो 100 वाट लाइट बल्ब हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस, 100 वाट लाइट बल्ब ग्रेटर रेजिस्टेंस रखता है, दैट इज़ 484, जबकि 500 वाट का लाइट बल्ब हैज़ लो रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस 96.8 ओम है। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आपको बच्चे ये डिफरेंस समझ आ गया होगा कि जितनी हमारे पास अगर पावर की वैल्यू कम है उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, अगर पी की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर होगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बिकॉज दीज आर टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। देखें इस इक्वेशन से भी आप देख सकते हैं कि एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए बच्चे, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13.7, डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव अ कॉन्टीन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। सर्किट को डिस्क्राइब करें जो कि हमें कॉन्टीन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल देता है। ये मैंने आपको अभी बच्चे थियरी में बताया था कि पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज एज अ पोटेंशियल डिवाइडर टू गिव अ कॉन्टीन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। ये डिटेल से मैंने आपको इसकी डायग्राम के साथ इसकी थियरी मैंने आपको बताई है कि पोटेंशियोमीटर ही ऐसी डिवाइस है जो हमें कॉन्टीन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल बताता है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर है, इन द फॉर्म ऑफ वायर ऑन विच अ टर्मिनल सी कैन स्लाइड। इस पे टर्मिनल सी को हम स्लाइड कर सकते हैं जैसे कि फिग में दिखाया हुआ है। एक बैटरी ऑफ EMF हमने इसके साथ कनेक्ट की हुई है अक्रॉस रेजिस्टेंस आर। ठीक है, देन I इज इक्वल टू E/R, ये E/R हमने क्या सेम वही है जो प्रीवियस थियरी में आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, सेम वैसे ही है। ये R है इन रेजिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन पॉइंट A एंड C,
ए और सी के दरमियान आर, स्मॉल आर, ये देखिए स्मॉल आर, ए और सी के दरमियान इसकी वैल्यू है आर रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो हमारे पास वी ए सी यानी ए और सी के दरमियान वी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आई आर। यहाँ पे बच्चे सिंपल हम क्या करेंगे, जस्ट आई की वैल्यू ई बाई आर यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू वी ए सी की वोल्टेज जो है ए और सी हमारे पास ई बाई आर आर आ जाएगा, ठीक है। 10 एज सी इज़ मूव फ्रॉम ए टू बी। जब बच्चे हम सी को ए से इस तरह से मूव करते हैं ए टू बी, तो क्या होगा, आर की वैल्यू भी वेरीज हो जाएगी 0 टू आर, आर की वैल्यू भी चेंज होगी, एंड वी ए सी की वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएगी, वेरीज फ्रॉम 0 टू ई, सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी, क्योंकि सी को स्लाइड कर सकता है ना ए टू बी। जैसे ये सी स्लाइड करेगा, मूव करेगा ए से बी तक, आर की वैल्यू भी वेरी हो जाएगी 0 टू आर, और वी ए सी की वैल्यू भी वेरी हो जाएगी 0 टू ई, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सर्किट को कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो एक्सप्लेन वाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीज व्हेन द करंट ड्रा फ्रॉम इट इज़ इंक्रीज। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कैसे डिक्रीज होगा कि जब हमें करंट जो इसमें से ड्रा हो रहा है वो इंक्रीज़ हो जाए, ये भी देखना है क्या है। इसकी रीज़न ये है बच्चे कि व्हेन द करंट ड्रा फ्रॉम अ बैटरी इज़ इंक्रीज, जो करंट ड्रा हो रहा है ना बैटरी में से, जब वो इंक्रीज़ हो जाएगा, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज, वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। द एनर्जी डिसिपेशन है एज हीट इनटू द बैटरी, जो एनर्जी जो बच्चे वेस्ट होगी वो हीट के तौर पे होगी बैटरी में, वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिलेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक वी टी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज़ डिक्रीज। इसके मुताबिक जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है बच्चे। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.9, व्हाट इज़ वेयरस्टोन ब्रिज। ये बच्चे मैंने आपको डिटेल से इसके बारे में बताया है कि वेयरस्टोन ब्रिज क्या है, एंड हाउ कैन इट बी यूज टू डिटर्मिन अननोन रेजिस्टेंस। से भी मैंने आपको बताया कि अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल होता है। मैं अगेन इसको रिपीट कर देती हूँ, ये सेम डायग्राम है, इसके बारे में डिटेल से मैंने आपको बताया वेयरस्टोन ब्रिज के लेक्चर में। अगर आपने किया है तो आइए आप शॉर्ट क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। It is an electrical circuit which provide an accurate method for the measurement of an unknown resistance। ये ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसकी मदद से बिल्कुल एक्यूरेटली हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस हम कैसे मालूम करेंगे, द वेयरस्टोन ब्रिज सर्किट एज शोन इन फिग, ये आपको फिग में दिखाया हुआ वेयरस्टोन ब्रिज। व्हेन द स्विच, ऐसी वाला स्विच जब हम क्लोज करेंगे, इज क्लोज द करंट पासिंग थ्रू द गल्वानोमीटर, जब इस स्विच को हम क्लोज करेंगे तो करंट गल्वानोमीटर में से पास आउट होगा। द रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 आर सो एडजस्टेड इन सच वे दैट नो करंट फ्लो थ्रू द गल्वानोमीटर। रेजिस्टेंस फो जो हमारे पास बच्चे R1, R2, R3 की वैल्यू को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि को गल्वानोमीटर करंट कोई करंट गल्वानोमीटर में से फ्लो नहीं करेगा और गल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। अंडर दिस कंडीशन द फॉलोइंग रिलेशन इज सेटिस्फाइड। इस कंडीशन में ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ये मैंने डिटेल से आपको बताया है कि इसको जो हम ऐसे एडजस्ट करेंगे, स्विच को जब क्लोज करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो करेगा और इनका R1, R2, R3, R4 की वैल्यू ऐसे एडजस्ट करेंगे कि कोई करंट गल्वानोमीटर में से फ्लो ना करे, गल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये बैलेंस फॉर्म में है और इस तरह से हमारे पास इक्वेशन हो जाती है R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। यहाँ से बच्चे मैंने आपको डिटेल से बताया था कि R1 की वैल्यू फाइंड आउट करने, R2 को हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे। अगर हमने R2 की वैल्यू इधर फाइंड आउट करनी, R2 का एक साइड पे ले आएंगे, बाकी R3 और R4 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। मतलब अगर हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे उस रेजिस्टेंस को, जो अननोन वैल्यूज़ है जो हमारे पास वैल्यूज़ इनकी हैं उनको हम राइट साइड पे ला के उनकी वैल्यूज़ पुट करके अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे जी, ये हमारे थे प्रॉब्लम्स जो कि ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, ये आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस थे और ये आपके प्रॉब्लम नेक्स्ट स्टार्ट हो रहे हैं बच्चे। प्रॉब्लम बहुत इजी सी है, इसमें बच्चे आपने 13 पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन करना है। ये आपको स्टेटमेंट इसकी दी हुई है, ये वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं इसकी। ठीक है, टी और आई की वैल्यूज़ दी हुई हैं। जस्ट आपके पास ये इक्वेशन है एन क्यू ओवर ई, आई की वैल्यू जस्ट आपने क्या एन की वैल्यू आपने पुट की। ठीक है, आई है Q/T, ये हम पुट कर देंगे इसमें आई की।
वैल्यू। तो एन हमारे पास बचाएगा आई टी बाई ई। सिंपल हमारे पास देखिए आई की वैल्यू 300 ये हमारे पास करंट दिया हुआ, ये पुट कर देंगे। टी हमारे पास 60 सेकेंड है, 1 मिनट 60 सेकेंड के इक्वल वो पुट कर देंगे। हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये है 1.6, ये पुट कर दिया हम। एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। बच्चे प्रॉब्लम बहुत सिंपल होते हैं, इसका फार्मूला मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया था, सेकेंड ईयर में भी अगेन रिपीट कर देती हूँ। बच्चे ये बहुत ईजी होते हैं। इसमें सबसे पहले आप अपनी स्टेटमेंट को रीड क्या करें, जैसे हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट। अब 1 मिनट टी हमारे पास वैल्यू हो जाती है। इफ़ द 300 मिली एम्पियर करंट इज़ पासिंग थ्रू इट, करंट की वैल्यू भी हमें दी हुई है, हमारे पास चार्ज की कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ भी है। तो अब हमने फाइंड आउट करना है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इट। तो ये गिवन डाटा आप राइट करें पहले, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप फार्मूला राइट करें क्या है, जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे कर लें, और जो नॉन वैल्यूज़ हैं उनको राइट हैंड साइड पे करके जस्ट आप उनकी सिंपल वैल्यूज़ पुट करें और इसको सॉर्ट आउट करें मैथमेटिकल फॉर्म में, और इसका आंसर आप निकालें। सिंपल है ये। सिमिलरली इसी तरह से आप 13.1 और 2 भी आप कर सकते हैं। देखें बहुत सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ये प्रॉब्लम है बच्चे। क्यू की वैल्यू आपको 90 कॉलम दिया हुआ है, ये चार्ज ऑफ 90 कॉलम पास थ्रू वायर इन 1 और एंड 15 मिनट्स, ये हमारे पास टाइम है 1 और एंड 15 मिनट्स। इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 और में देखिए बच्चे आपको मैंने पहले बताया था 60 मल्टीप्लाई 60, ये कितना हो जाता है आपके पास 36, ठीक है। तो ये 1 मिनट में आपके पास सेकेंड आ जाते हैं। प्लस 900 है आपके पास, प्लस 900, ये भी ऐसे आप निकाल प्लस 15 मल्टीप्लाई 60, तो ये भी आप निकाल लें। इसके कितने आ जाएंगे आपके पास वैल्यूज़ जी। तो आपके पास 900 इसकी आ जाती है वैल्यूज़। अब यहाँ पे इसको आप इक्वल करें, आपके पास सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है ये 4500 सेकेंड, तो ये आपके पास सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज़ द करंट इन द वायर, जस्ट आपने करंट फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चे क्यू की वैल्यू हमने सिंपल पुट की, इसमें टी की वैल्यू हमने टाइम सेट करके टोटल वैल्यू उसकी हमने सेट की, जस्ट सिंपल हमारे पास देखिए आई की वैल्यू आ जाती है 20 मिली एम्पियर, ठीक है। ये सिंपल से आपके पास प्रॉब्लम है, ये आपने करने हैं। नेक्स्ट ये आपका देखिए बहुत, अगर आपको बहुत बड़ा लग रहा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है 13.3, इसको आप क्रॉस कर लें, ये ना करें आप, ठीक है। और ये 13.4 है, ये आप कर लें, ये बहुत इजी सा है। 13.4 में देखिए बच्चे आपके पास एल की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, ये देखिए हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इन क्रॉस सेक्शन एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस हमने इसकी मालूम करने हैं। अगर हमारे पास रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन की वैल्यू ये हमारे पास 1100 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओहम मीटर हो, तो आर सिंपल हमें मालूम है, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। तो ये तीनों वैल्यू देखिए, एल की वैल्यू हमने पुट कर दी, रो की वैल्यू हमने पुट कर दी है ये, ठीक है 11, ठीक है। एल की वैल्यू हमारे पास 40 है, ये हमने पुट कर दी। एरिया की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो ये वैल्यूज़ हमने जस्ट पुट किए हैं बच्चे तीनों, ये देखिए एल ए और रो, ये तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट की हैं। तो आर हमारे पास सिंपल आ जाएगा 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ ओहम, ठीक है बच्चे। ये सिंपल ऐसे आपके पास, ये देखिए आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ आयरन दिया हुआ, आयरन वायर 0 सेंटीग्रेड है, इसको आपने, ठीक है, आर नोट हमारे पास 1 आ जाएगा, ये सिंपल वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ ओहम। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस एट 500 सेंटीग्रेड, 500 पे आपने करना है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 0 + 273 करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा 0 सेंटीग्रेड पे। ये हमारे पास T1 है, ये T2 है। अगर हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो T2 में से T1 माइनस कर देंगे, हमारे पास वो 500 केल्विन आ जाएगा। और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू ये हमें 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर केल्विन दी हुई है, ठीक है। ये वैल्यूज़ हम, ये फार्मूला हमें पता है, ये हमने फाइंड आउट करना है। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस गिवन बाय द फार्मूला फॉर द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज, ठीक है, ये RT - R0 T ये आ जाती है। जस्ट बच्चे इसमें आप सिंपल, इससे परेशान नहीं, तो सिंपल वैल्यूज़ आपने पुट करनी है रीअरेंज करके इनको, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसको रीअरेंज करें, ये देखिए आपके पास ये है इक्वेशन, इसको ये आपके पास है रो इज इक्वल टू RT - R0
बाय रो नोट टी। आपने क्या करना है, आपने ये आर टी की वैल्यू साइड में रखनी, तो इसको आप इधर ले जाएं, ठीक है। रो आर नोट टी इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट। अब आपने आर टी सिंपल रखना है, इसको इधर ही रखें, तो ये आर नोट इधर ले जाएंगे आप, ठीक है। आर नोट प्लस सेल्फ आर नोट टी। अब आपने आर नोट कॉमन ले लेना इधर से, 1 प्लस अल्फा टी इज इक्वल टू आर टी। ये आपके पास आ जाता है। अब यहाँ ये आपके पास इक्वेशन आ जाती है, आप इसमें पुट करें इसकी वैल्यूज़। आर टी इज इक्वल टू आर नोट की वैल्यू है, ये आपने आर नोट की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आप पुट करें इसमें, आपके पास आर टी की वैल्यू आ जाएगी 3.6। 1 प्लस ये रो की वैल्यू आ गई T500 है हमारे पास। सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट किया यहाँ पे, इनको रीअरेंज करके मल्टीप्लाई किया, इसको इनको प्लस किया पहले, फिर हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ आ जाती हैं। 3.6 मल्टीप्लाई 10⁴ ओहम, ये हमारे पास आर टी की वैल्यू आती है। ये अगर आपको लॉन्ग लग रहा है तो 13.6 इसको आप क्रॉस कर दें, ठीक है बच्चे, सब ठीक है। उसके बाद 13.7 को भी क्रॉस कर दें आप, और 13.8 को भी क्रॉस कर दें आप। सिंपल से ये हैं आपकी कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताएं, इनको आप अच्छे से कर लें, ठीक है। ये थोड़े से इसमें बिग क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी लॉन्ग है, ये आप ना करें, चाहे जो शॉर्ट हैं वो आप कर लें। 13.8 को मैंने कहा ये काफ़ी लॉन्ग है, इसको रहने दें। 13.7 को ना करें आप, 13.6 को ना करें, ठीक है। ये 13.5 है आपका सिंपल सा, ये मैंने आपको बता दिया। 13.4 आपका है, ये आपने करना है, और ये 13.2 और 13.1, ठीक है बच्चे। ये अब आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, सही है बच्चे। अब नेक्स्ट लेक्चर जो मैंने आपको देना है वो है चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। इससे पहले बच्चे मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग अपना ये 12 और 13 चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है ये आप बच्चे अच्छे से कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक आपका पेज नंबर 94 तक ये आपका हो गया है, और ये चैप्टर नंबर 14 मैंने आपको स्टार्ट करवाने हैं जैसे ही आपके कॉलेज ओपन होंगे बच्चे। मैंने ये जो प्रीवियस चैप्टर आपको 12 और 13 मैंने जो आपको करवाए हैं, इनका मैंने आपसे बच्चे टेस्ट लेना है, ठीक है। फिर आप ना कहना कि मिस ने हमें करवाया नहीं था, मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस सेकेंड ईयर का जो हमारा फ़िज़िक्स की बुक है, इसकी आपके देखें 12, 13, 14, 15, 16, ये देखिए 17, 18, 19, 20, 21, 10 आपके चैप्टर हैं, इनमें से 2 चैप्टर्स आपके हो गए हैं, 12 और 13। इंशाल्लाह हम 14 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब हमारे 8 रहते हैं, हमने वो भी कंप्लीट करने हैं, तो उसी वक्त हम कर सकते हैं जब आप बच्चे मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। आप अपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे और इनको प्रिपेयर करेंगे। और साथ ही मैंने आपको कहा था कि इनकी एग्जांपल्स, इनके एमसीक्यूज़, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस, प्रॉब्लम थ्योरी, सब चीज़ें बच्चे अच्छे से तैयार किया करें, ताकि कोई चीज़ आपकी मिस ना हो और कोई पॉइंट आपको ऐसा ना हो जो आपको ना आता हो। हर चीज़ बच्चे आपको आनी चाहिए, ताकि आपकी फ़िज़िक्स के पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है बच्चे। उम्मीद है आपको मेरा मैसेज जो मैंने आपको दिया समझ आ गया होगा, और आप अच्छे से अपने पेपर्स की तैयारी करेंगे। और अगेन मैं आपको बताती हूँ, इफ़ यू आर वेस्टिंग टाइम, एक्चुअली टाइम इज़ वेस्टिंग यू, ठीक है बच्चे। टाइम वेस्ट ना करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है, और अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो हकीकत में टाइम आपको वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम ने तो गुजर जाना है, टाइम ने रुकना नहीं है। आपने टाइम को अच्छे से यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, इसको काम करना है। जो आपको टीचर्स आपको असाइनमेंट दे रही हैं उनको अच्छे से आप कवर करें, ताकि आप अपनी स्टडी जो है आपकी कंटिन्यू रह सके, और जो आपको ये छुट्टियों की वजह से गैप आया था ये कवर हो सके। हमारा भी लेक्चर देने का मकसद यही है कि आप लोगों की पढ़ाई का हर्ज ना हो, आप लोग घर बैठ के अपने पेपर्स की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें, ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।